सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एंड जय बाबा की सबको, एंड जय बाबा की आप सबको भी। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर पंकज पांडे सर, जो कि हमारे फैकल्टी हैं एसपीएस के एमईडी स्कूल ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स एंड साइंस डिपार्टमेंट के। काफ़ी मिन्नतें और टाइम निकाल के सर ने हमें टाइम दिया है अपना। सर बिजी रहते हैं, बट लेकिन फाइनली हम ये पॉडकास्ट आज सर के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। बाकी सर से हम बात करेंगे, आपको चीज़ें पता चलेगी। बाकी सर कैसे हैं आप। बस बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने इस पॉडकास्ट में बुलाया और मैं दिल से आपको साधुवाद देता हूँ कि आपका ये पोस्टकार्ड बहुत तेज़ी से चले। धन्यवाद। शुक्रिया सर। अब ऑडियंस सर काफ़ी चीज़ें आपसे जानना चाहते हैं, तो आई होप आज काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए ऑडियंस के, एंड सब आप उनका आंसर अच्छे से देंगे आज। बिल्कुल, मेरे ख्याल से उनको अच्छा लगेगा इस तो कैसे पॉइंट हैं ऑफ व्यू। आप। बहुत बढ़िया। तो वैसे मैं आप सबको बता दूं, सर हमारे फैकल्टी हैं। सो आई एम डूइंग बीपीएड इन थर्ड सेमेस्टर, ऑफ कोर्स मैं उसमें हूँ। सो सर मेरे फैकल्टी भी हैं, क्रिकेट के भी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट के भी। सो इसी के साथ साथ सर थोड़ा मैंने बताया इनको, मेरा आपसे बेसिकली पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि आपके क्रिकेट में स्टार्टिंग कैसे हुई, इवन जर्नी आपने स्टार्ट कैसे किया कि आपको क्रिकेट ही खेलना है। ये एक तो डेस्टिनेशन होता है, जो आदमी जहाँ जाना चाहता है वहाँ तो जाता ही है। जी सर। मेरी स्टार्टिंग हुई थी, मेरे बड़े ब्रदर क्रिकेट खेलते थे, तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट क्रिकेट की तरफ जागा। और बेसिकली मैं बाय बर्थ लेफ्टी था, तो लेफ्टियों की डिमांड ज़्यादा होती है स्पोर्ट्स में। ऑफ कोर्स। ऐसा मुझे बाद में पता चला, उस समय नहीं पता चला। उस समय तो कुछ आइडिया भी नहीं था। उस समय तो बस ये था कि क्रिकेट खेलना है, और एक ड्रीम था कि इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करना है। अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाया, लेकिन गाइडेंस मुझे मेरे ब्रदर से मिली, और मैं यूपी स्टेट तक तो पहुँचा ही। और यूनिवर्सिटीज़ की जितनी ट्रॉफियाँ थी वो भी मैंने प्ले किया, और स्कूल ट्रॉफीज़ पूरी प्ले की। और यही मेरी जर्नी थी। मैं हॉस्टल्स की तरफ भी गया, स्पोर्ट्स हॉस्टल, और वहाँ से भी मेरी क्रिकेट की जर्नी स्टार्ट हुई। एक इंटरेस्ट मेरा बचपन से ही स्टार्ट हुआ था, क्योंकि घर में ऐसा माहौल था। ओके। और उसके बाद तो जब बैट पकड़ा तो आज तक पकड़ा ही हुआ हूँ। तो सर इसी के साथ साथ क्रिकेट के साथ आपका किसी और स्पोर्ट में भी इंटरेस्ट था, ऐसा कुछ था या पर्टिकुलर क्रिकेट पे फोकस था। नहीं, मैं स्टार्टिंग में जब से मेरे हाथ में बैट आया, और उसके अलावा किसी और स्पोर्ट्स में अपना इंटरेस्ट जागा ही नहीं। सारे स्पोर्ट्स एक जैसे ही हैं। जी सर। किसी में कोई अंतर नहीं है। ये तो बच्चे का मन होता है कि वो किस तरफ जा रहा है, उसका क्या इंटरेस्ट है। सभी स्पोर्ट्स एक जैसे हैं, तो मेरा इंटरेस्ट क्रिकेट की तरफ ही जागा, और मैं किसी और तरफ जा भी नहीं पाया फिर उसके बाद, क्योंकि मेरा पहला प्यार ही क्रिकेट था, और वो अभी तक है। तो सर एक दूसरा क्वेश्चन मेरा है आपसे, ये कि सर जैसे कि कितने लोग होते हैं, जैसा भी आपने अपनी क्रिकेट की जर्नी के बारे में बताया जो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, तो उसमें कई लोग ऐसे होते हैं जो एक स्पोर्ट को खेलते हैं और एक टाइम पे उसको बंद कर देते हैं, यानी कि छोड़ देते हैं, उस फील्ड में आगे नहीं जाते। बट इस फील्ड में ऐसा क्या आपको इंटरेस्टिंग या इम्प्रेसिव लगा कि आपने फिजिकल एजुकेशन को अपना एज अ मेन करियर चूज़ किया और आप उसमें आज प्रोफेसर हैं। देखिए, स्पोर्ट्स जो कुछ टाइम के लिए खेलते हैं और छोड़ देते हैं, उनका लॉन्ग टर्म गोल नहीं होता। उनका एक शॉर्ट टर्म गोल होता है, जिसमें उनको थोड़ी देर के लिए टाइम स्पेंड करना होता है, एंड देन मूव टू दी अनदर फील्ड। मेरा एस्पेक्ट ये था कि मुझे ज़िंदगी केवल इसी में बितानी है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये मेरी पहला प्यार ही मेरा क्रिकेट था, और क्रिकेट ने मुझे बहुत कुछ दिया। आज जो भी कुछ हूँ मैं, वो क्रिकेट की वजह से ही हूँ, और एक खेल की वजह से ही हूँ। क्रिकेट एक लाइफ का हर एक लेसन आपको सिखाता है। लाइफ का हर एक लेसन क्या सिखाता है कि कब आपको दूसरों के साथ मिलके काम करना है, कब आप बहुत डल हो चुके हों और मैच हार रहे हों और बहुत टेंशन में हो, लेकिन उसमें भी अपने आप को किससे संभालना है। ये जीवन का हर एक अंदाज क्रिकेट आपको सिखाता है। उसने सब कुछ सिखाया मुझे। डिसिप्लिन सिखाया, समय पे जाना सिखाया, प्रैक्टिस के लिए समय निकालना सिखाया, प्रैक्टिस पे डेडिकेटेड होना सिखाया। वही सारी चीज़ें अब आज की लाइफ में मुझे बहुत बेनिफिट कर रही है। फिर क्रिकेट के बाद मेरे घर में हालांकि ये ऐसा माहौल रहा है, जो स्पोर्ट्स का माहौल रहा है। मेरे घर में कुछ लोग फिज़िकल एजुकेशन प्रोफेशनल हैं, और ओके। उस फील्ड में रहे भी हुए हैं, तो वहाँ से मुझे गाइडेंस मिलता रहा। और जब मैं खेल के सारा ट्रॉफीज़ वॉफीज़ हो गई थी, और जो लेवल मैं चाह रहा था वहाँ तक मैं अचीव नहीं किया,
तो लाइफ को रन करने के लिए मुझे फिर इस फील्ड में डाइवर्ट हुआ, मैं फिज़िकल एजुकेशन की तरफ आया और आज मैं प्रोफेसर हूँ इस यूनिवर्सिटी में। और एक इसमें एक फॉलोइंग छोटा सा क्वेश्चन मैं ऐड करना चाहूँगा कि जैसा आपने बोला कि आपके घर में माहौल था फिजिकल एजुकेशन का और स्पोर्ट्स का, तो पर्टिकुलर आपकी फैमिली में आपके और आपके ब्रदर की वजह से ही था वो, या फिर पेरेंट्स का भी फुल सपोर्ट था कि हाँ तुम जाओ इसमें जाओ? नहीं, मैं अपने पूरी फैमिली में पहला मेंबर हूँ जो फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशन में आया हूँ। ओके। बट फुल होल होल फैमिली में। और उससे पहले मेरे ब्रदर क्रिकेट में थे, वो फिजिकल एजुकेशन में नहीं थे, ओके। वो क्रिकेट में थे और क्रिकेट के थ्रू ही वो कस्टम में असिस्टेंट कमिश्नर के लेवल पे पहुंचे थे। तो उन्होंने रणजी ट्रॉफी वगैरह खेली तो उन्होंने ही गाइडेंस दिया। तो पहला माहौल हमारे यहाँ क्रिकेट का था, फिजिकल एजुकेशन का माहौल हमारा बहुत बाद में आया हुआ। पहले हमारा माहौल क्रिकेट का ही था। तो रणजी के लिए तो मतलब पूरी कंट्री में बहुत क्रेज होता है, मतलब हाँ, एक अलग ही लेवल का मैंने देखा है। जी, वर्ल्ड कप, आईपीएल सब एक तरफ, रणजी के लिए तो एक अलग ही सॉर्ट ऑफ एक होता है जी, क्योंकि ऑल ओवर स्टेट से बेस्ट 16 सेलेक्ट होकर के आते हैं और उसके बाद उनकी जर्नी आगे की तरफ स्टार्ट होती है जो आईपीएल और इंटरनेशनल लेवल तक लेकर के जाती है। यस सर, जी इसकी बहुत वैल्यू है। जी, बहुत वैल्यू है इसकी क्रिकेट में। तो क्रिकेट का ऐसा एक्चुअली सेटअप क्या है ना, जब भी आगे आपको गाइडेंस मिलता रहे तो एक बच्चा अपनी लाइफ में बहुत एक्सेल कर सकता है। और हमारे पास सबसे प्रॉब्लम ये है कि गाइडेंस की कमी है। मेरे घर में मुझे माहौल मिल गया, कि हाँ क्रिकेट कैसे खेलना है, कहाँ कोचिंग करने जाना है, किस तरीके से हम खेल सकते हैं, लेकिन जिनके यहाँ नहीं है उनके लिए गाइडेंस की बहुत ज़रूरी है। तो यही सब सोच करके मैं फिजिकल एजुकेशन की तरफ आया। अगर एक बच्चे को भी मैं अच्छी तरफ लेके जाऊँ तो मेरा ये सफल हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। सर एक ना कुछ क्वेश्चन है, मैं वैसे झिझक रहा हूँ पूछने में, बट लेट मी आस्क फर्स्ट, जरूरी है। सर काफ़ी चीज़ें आपको पता है कि स्कूल में जैसे एक पीटीआई टीचर होता है या पीई टीचर होता है, लेकिन से वो कई बार बच्चे को डांट देते हैं, या फिर लोगों को लगता है कि माइंडसेट ऐसा है कि पीई टीचर हैं थोड़ा माचो टाइप है या फिर रूड हैं तो डांटेंगे डांटेंगे। एंड कई बार बच्चे को उस पर सर बुरा भी लग जाता है, स्कूल से आपको पता है, इवन काफ़ी का और जगह भी। सर उस सिनेरियो में स्टूडेंट क्या करे, क्योंकि काफ़ी बच्चों को लगता है कि उनकी गलती नहीं है, क्योंकि आपको पता है, आपने भी हमें कई बार बताया वो एज ही ऐसी होती है एडोलेसेंस की या फिर टीनेज की कि फील होता है कि हमारी गलती नहीं है। तो सर उसमें हम क्या कर सकते हैं, फिर वो बच्चा क्या कर सकता है? देखिए, एक टीचर का जो एक प्रोफेशन है वो एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला प्रोफेशन है। जी सर। क्योंकि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट भारत के युवा को बनाते हैं। बिल्कुल सर। और ये एक टीचर की जिम्मेदारी है कि जिस प्रोडक्ट को आप बना रहे हैं वो भारत के विकास में सहयोग करे, ऐसा कोई खराब प्रोडक्ट बने नहीं। यस सर। कुछ समय टीचर रूड हो जाते हैं जैसा आपने बोला, और वो नाराज हो जाते हैं बच्चों के ऊपर। एक्चुअली में वो नाराज नहीं होते हैं। हाँ जी। एक्चुअली में वो एक बच्चे को दिशा देने की कोशिश करते हैं जो उसके समझ में नहीं आ रहा है, उस एज में पर्टिकुलर, उस एज में पर्टिकुलर उसे दिशा देने की कोशिश करते हैं। आप घर में भी जब आप अपने पिताजी के सामने कुछ ऐसी बातें करते हो और पिताजी आपसे नाराज हो जाते हैं, बिल्कुल सर। वो पिताजी आपसे इसलिए नाराज नहीं होते, वो इसलिए नाराज होते हैं कि आप उनकी बात सुनो और एक सही दिशा की तरफ जाओ। मैं आपको अभी एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। हाँ जी। अभी एक लक्ष्य सेन एक अच्छा एथलीट था, ओलंपिक में अभी डिफीट कर गया वो। जी। ठीक है, उनके कोच प्रकाश पादुकोण जी ने बोला कि मैं उस जिस एथलीट को से वो हार गया उसको उसने पूरी दुनिया में हर जगह हराया है, पता नहीं कैसे ये कर दिया। और वो थोड़े से रूड हो गए मीडिया के सामने। प्रकाश पादुकोण जी। हाँ, मीडिया के सामने रूड हो गए। तो उन्होंने, मीडिया वालों ने बोला कि आप ऐसे कैसे कर रहे हो, बच्चे को डिमोरलाइज कर रहे हो। हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि मैं उसका कोच हूँ, उसका अच्छा और गलत मैं समझ सकता हूँ। जी सर। और मैं ही अकेला हूँ जो उसको डांट भी सकता हूँ। और जब मैंने उसकी सफलता में उसको आगे हाथ पकड़ के आया है, तो जब वो असफल हो गया तो मैं उसकी कमियों को बताऊंगा, तो मेरी जिम्मेदारी है। तो टीचर का काम ही ये है कि हर समय आपको सही तरीके से सही रास्ते पर लेकर के जाए। उसके लिए मीन्स और मेथड कुछ भी हो सकता है। कुछ समय लगता है बच्चों के, अरे मैं तो हूँ जो वो सब सही हूँ, ये सर होता है। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है।
क्योंकि आपको जो एनालाइज कर रहा है वो आपसे ज़्यादा तजुर्बा लेकर के आया हुआ है, इसलिए वो। और टीचर का इस पूरी यूनिवर्स में टीचर ही एक ऐसा है जिसके प्यार में कभी भी एक स्वार्थ नहीं होता है। जी सर। उनका स्वार्थ केवल ये होता है कि उनका जो स्टूडेंट है वो अच्छी जगह पर जा करके स्टेबल हो जाए, लाइक कुछ बन जाए, stable हो हाँ, जाए। कुछ ऊपर अपनी लाइफ में अच्छा कर जाए, क्योंकि जब वो अच्छा करेगा तो उसका नाम होगा तो उसके टीचर का भी नाम होगा। केवल यही एक चीज रहती है, और टीचरों का और कोई स्वार्थ इसमें नहीं होता है। सर इसी के साथ मुझे एक चीज़ याद आई, एक बार हम बीपीएस में आए थे तो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस टाइम तो कोविड था ऑनलाइन। तो अजीत सर एंड आपने एक बात बताई थी जो मुझे याद है, तो वी कैन रिलेट विद दैट। तो आप सबने ये बात बताई थी कि हम इस कॉलेज के अंदर है, यूनिवर्सिटी के अंदर, और कोई बच्चा स्कूल में भी होता है, तो हम 8-10 घंटे अपने यहाँ देते हैं। तो हमसे ज़्यादा बेहतर आप हमको फिलहाल आप भी जान सकते हो पेरेंट्स से ज़्यादा, क्योंकि हम यहाँ टाइम दे रहे हैं। ऐसे फॉर एग्जाम्पल आपके भी बेटे हैं या फिर बेटी होंगी, तो वहाँ पे उनके टीचर उनको ज़्यादा जानते हैं, तो फैकल्टीज को पता होता है कि कब किसका क्या रिएक्शन होगा। बिल्कुल। तो ऑफ कोर्स अगर आप ऐसा कुछ कह रहे हो तो हम लोग के भले के लिए कह रहे हैं। जी बिल्कुल। पर जो आपने चीज़ बताई कि वो एज फैक्टर एक ऐसा है कि बच्चा थोड़ा समझने में उसको थोड़ा लेट हो जाता है, तो हम इससे उसको रिलेट कर सकते हैं ऑफ कोर्स। हाँ, जी सर बिल्कुल जी। तो ये अच्छी बात बताई। अब नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। तो सर जैसा कि आपका स्पोर्ट क्रिकेट था, क्योंकि आपने ग्रास रूट लेवल से सीखा है, बट ऐसे कई लोग हैं आज के इस ज़माने में जिन्होंने 12th क्लास तक अपनी 17-18 की उम्र तक कोई स्पोर्ट्स या गेम या फिटनेस को हाथ नहीं लगाया है, और उसके बाद वो इस फील्ड का पार्ट बनना चाहते हैं। तो उसके लिए आप उनको कौन सी एक्सरसाइजेज या स्पोर्ट्स आप रिकमेंड करते हैं जिससे एक फिजिकल एजुकेशन कम्युनिटी का वो पार्ट भी बन सके और इस फील्ड में ग्रो भी कर सके, और एक फिजिकल एजुकेशन का पाथ जो उनको बहुत पहले पकड़ना चाहिए था वो अभी भी उसको पकड़ने के लिए लेट नहीं हुए हैं, तो एक उस पे कुछ एक गाइडेंस आप दे सके तो। देखिए, स्पोर्ट्स जो खेलने की सही उम्र है वो तो 3 और 4 साल से स्टार्ट हो जाती है, जी। और वहाँ से फिर वो ग्रोइंग सिस्टम वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जिन्होंने अपने बचपन में स्पोर्ट्स नहीं खेला हो, वैसे मेरा ऐसा मानना है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसने अपने जीवन में स्पोर्ट्स नहीं खेला है, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है वो हमारी इनहेरेंट क्वालिटीज़ होती है और वो हमें बचपन से मिलती है, क्योंकि हम रनिंग, थ्रोइंग, जॉगिंग, वॉकिंग, ये जो बायोलॉजिकल मूवमेंट्स हैं वो हमें बचपन से मिलते हैं। जी सर ये बिल्कुल। सारे स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व हैं, बट हमने इसको एक स्ट्रक्चर वे में लेकर के नहीं आया अपनी लाइफ में, और हमने उसको डिवाइड नहीं किया कि मैं बास्केटबॉल खेल रहा हूँ, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, या मैं कुछ और खेल रहा हूँ। जो लेट अपने लाइफ के स्पैन में स्पोर्ट्स की तरफ जाते हैं, बहुत मिरेकल है कि वो अपना गोल इंटरनेशनल लेवल तक का अगर करें और वो पहुंच जाएं, वो बहुत मिरेकल होता है। बट पहले जो ट्रेडिशन वे था फिजिकल एजुकेशन का, वो केवल एक फिजिकल एजुकेशन टीचर का ही था। आज के समय में सिनारियो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, और जो लेट भी हैं उनके पास बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं उस फील्ड में जाने का। वो रिक्रिएशनल फील्ड में जा सकते हैं, वो और अदर फील्ड में जा सकते हैं। बिल्कुल। अब उन्होंने अगर स्पोर्ट्स स्टार्ट नहीं किया है तो वो बेसिक जो फिटनेस के क्राइटेरियाज हैं, जिसमें ब्रिस्क वॉकिंग है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, ठीक है, जॉगिंग है, ये अपनी लाइफ का एक पार्ट बना करके वो अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जी सकते हैं। और फिजिकल एजुकेशन में आने का सिस्टम ही यही है कि अगर आपको बेसिक्स पता है तो आप अपना ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो आपकी ये बेसिक एक्सरसाइजेज आपको, मैं ऐसा मानता हूँ, मैं ऐसा प्रेफर करता हूँ कि हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में, चाहे वो स्पोर्ट्स खेल रहा हो या नहीं खेल रहा हो, या उसने बाद में स्टार्ट किया हो, उसको अपनी लाइफ में स्विमिंग, रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, ये एक्सरसाइजेस अपनी लाइफ का एक पार्ट ज़रूर बनाना चाहिए। और जो बेसिक तरीके से, सपोज दैट कुछ बच्चे हैं जो फिज़िकल एजुकेशन को अपना एक करियर बनाना चाहते हैं, बट उन्होंने कभी स्पोर्ट्स को प्ले नहीं किया है, तो वो स्टार्ट कर दें बेसिक ऑफ फिज़िकल एजुकेशन का या बेसिक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटीज़ का, जिसमें कि सिंपल सा है कि आप 30 मिनट की जॉगिंग स्टार्ट कर दें, ठीक है, और बेसिक फिटनेस जिसमें कि आपकी स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी है, और अदर ये जो एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें। आजकल जिम का सिस्टम तो बहुत ज़्यादा चल चुका है, सभी लोग बॉडी बनाना चाहते हैं,
तो जिम का मतलब केवल बॉडी बनाना ही नहीं है, वहाँ फिटनेस को भी हम डेवलप कर सकते हैं। कई बिल्कुल सारे सर, सेंटर हैं, बना तो इसीलिए सेक्टर था होते वो। हैं, यस, कई सारे सेक्टर हैं। आप कार्डियो वहाँ कर सकते हैं, आप अपना कोर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप अपनी लाइफ में करके आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। ये मेरा एक सजेशन है नए लोगों के लिए। और जिन्होंने कभी स्पोर्ट्स नहीं खेला, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिजिकल एजुकेशन में नहीं आ सकते। हाँ, उनको फील करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटीज़ एक ऐसा एरिया है जिसमें जब तक आप फील नहीं करेंगे तब तक आप गेन नहीं करेंगे। ये तो सर है। जी। तो सर मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये भी है, तो मुझे लग रहा है कि कई बार हमें कुछ चीज़ों को ना हम कई बार गलत चीज़ें समझ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड ही है। सर आपने कई बार स्कूलों में देखा है कि, या हमने रील्स पे भी देखा है इंस्टाग्राम पे, कि कई बार टीचर्स को कुछ स्टूडेंट्स लड़ाई कर लेते हैं किसी भी गलत तरह से, या फिर उनको लगता है फैकल्टी की गलती है या टीचर्स की गलती है, एंड कई बार मिस हैपनिंग भी हो जाती है। तो सर इसके साथ साथ एक और चीज़ मैंने देखी है, वो मैं इसके साथ ही ऐड कर सकता हूँ। कई बच्चे घर से ना ब्रेकफास्ट लेके नहीं आते, आपको पता है, या फिर कुछ खा के भी नहीं आते, लंच भी नहीं करते। तो सर एक ये मेरे को लगता है ये भी रीज़न है कि उनका बीपी या फिर क्या ना एंगर इश्यू बढ़ जाते हैं, चिड़चिड़ापन भी होता है। तो सर बच्चे इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, आपके क्वेश्चन में जो आपने प्रश्न किया मुझसे, इसमें जी। दो अलग अलग हाँ। डायमेंशंस हैं। जी सर। पहला एक है कि एक उनके न्यूट्रिशन का सिस्टम है, हम्म। और दूसरा है उनके सोशल और फैमिली एस्पेक्ट्स का, जो बच्चे लड़ाई कर लेते हैं टीचरों से। तो मैं पहले आपके दूसरे क्वेश्चन का, दूसरे पार्ट का जवाब देता हूँ कि न्यूट्रिशन वाला प्रॉब्लम जी सर। क्या है। एक हमारे हिंदू मेथोडोलॉजी में कहावत है, जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। जी सर, सुना है मैंने। ये एक कहावत है, जिसमें कि कहावत नहीं है, एक ट्रुथ है कि फूड जो है वो बहुत नेसेसिटी है लाइफ की, क्योंकि वही एक एनर्जी जी। प्रोवाइड करती है। और जो बच्चे ऐसा करते हैं कि वो ब्रेकफास्ट नहीं करते और कभी लंच नहीं करते, ये अपनी शरीर के साथ वो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को अपनी लाइफ में सुबह का नाश्ता जिसे बोलते हैं, ब्रेकफास्ट जिसे बोलते हैं, उसे कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। चाहे आप लाइट ब्रेकफास्ट करें और न्यूट्रिशनस ब्रेकफास्ट करें, जिसमें आप स्प्राउट्स का यूज़ कर सकते हैं और अदर न्यूट्रिशनल्स बैलेंस का यूज़ कर, डाइट का यूज़ कर सकते हैं। बट उसको स्किप करना, दैट इज़ दी नाइंसाफ़ी फॉर द बॉडी। द अनदर वन इज़ कि आप ब्रेकफास्ट करते क्यों हैं? क्योंकि आपके ने बहुत टाइम स्पेंड कर रखा हो, आपने जो रात का मील लिया हो और हाँ जी। सवेरे के बीच का जो आपने 8 आवर्स 9 आवर्स किया हो, उस सिस्टम को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि बॉडी को एनर्जी चाहिए, इसलिए हम बिल्कुल। ब्रेकफास्ट करते हैं। दैट्स वाई इसके पीछे कॉज यही है, इसीलिए हम न्यूट्रिशनस ब्रेकफास्ट को फोर्स करते हैं। जी कोई सर। भी तला भुना ना खाएं, कोई भी इधर उधर की चीज़ें ना खाएं, जंक फूड ना खाएं, क्योंकि वो बॉडी में फिर आपको एनर्जी की जगह आपको पॉइजन का वर्क करने लगता है। इसके लिए जी। बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। तो जो ये ऐसा नहीं करते हैं, ये अपनी बॉडी के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि वो आज से ही अपने जीवन में बदलाव करें, सो सर, क्योंकि सॉरी। जो मैंने पहली लाइन बोली, क्योंकि जो मैंने पहली लाइन बोली थी कि जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन, तो जब आप करोगे नहीं तो आपके कई साइकोलॉजिकल चेंजेस आएंगे। और जब आप भूखे रहते हो तो आपको चिड़चिड़ापन ज़्यादा होता है, गुस्सा ज़्यादा आता है। उस समय कोई कुछ भी बोल देगा तो आप दूसरी तरीके से बिहेव करोगे। हाँ सर, मैं जैसे मैंने भी बीच में बोला, आई एम सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो अभी मैं वही पूछने चाहता कि सर मेन रीज़न यही है, मुझे भी एक बार को लगा था, बट लेकिन कहते हैं ना कि फैक्ट्स, एंड आप फिजिकल एजुकेटिस्ट है, इवन पीएचडी होल्डर हैं आप, तो आपकी बात हर कोई मानेगा भी, समझेगा भी, कि अगर बच्चा ब्रेकफास्ट नहीं कर पा रहा या फिर लंच करके ही नहीं आया एंड सडनली इज डूइंग प्रैक्टिस एंड सडनली क्लास में आता है, स्कूल के अंदर भी, तभी वो थोड़े चिड़चिड़े होते हैं, एंड जब उनको कोई बोलता है फैकल्टी उनके भले के लिए, उनको बुरा लग जाता है। देखिए, तो मैं एक लाइन में आपको बोलता हूँ, जो भी आप फूड लेते हो यस सर। वो आपकी बॉडी की मशीन को चलाता है। जी सर। अब बॉडी की मशीन में आपका साइकोलॉजी भी, मेंटल भी है। जी। अगर आपने फूड नहीं लिया या बैड फूड लिया तो वैसा ही रिएक्शन आपकी बॉडी में आएगा, और जब वो वैसा रिएक्शन आपकी बॉडी में आएगा तो वैसा आप कन्वर्ट करोगे। इसलिए फूड अच्छा और बैलेंस लेना चाहिए। बिल्कुल सर।
सर एक क्वेश्चन दूसरा, आप किसी क्वेश्चन का जो मैं जवाब सर नहीं भाई दे पाया मैं पूछ रहा था। जो मैं जवाब नहीं दे पाया, उसमें ये था कि कुछ बच्चे टीचरों से लड़ाई कर लेते हैं, जी सर। या ऐसे आज का सिनारियो हो चुका है, कई केसेस हो गए, दिल्ली गवर्नमेंट में भी ऐसे कई स्कूल्स में भी केसेस हो गए जो बच्चों ने टीचरों के ऊपर कुछ अटैक वगैरह किया। ये देखिए, इसके पीछे कई कारण होते हैं, जिसको मैं 2-3 नोटिफाई करना चाहता हूँ। पहले तो एक सामाजिक कारण है, किस परिवेश में उनकी अपब्रिंगिंग हुई है, और दूसरा उनका फैमिली का स्ट्रक्चर क्या है, उनका फैमिली में कैसे अपब्रिंगिंग हुई है, कैसे उनको सिखाया गया है, जी सर। डिसिप्लिन को कैसे सिखाया गया है, या समाज में कैसे व्यवहार करना है कैसे सिखाया गया है। एक तो वो कारण होता है। दूसरा ये है कि उनके जो साथ के लोग हैं वो किस तरीके से उनको गाइड करते हैं, मतलब देयर कंपनी, राइट? हाँ, देयर कंपनीज, कि उनको वो किस तरीके से गाइड कर रहे हैं या उनको किस तरीके से समझा रहे हैं। तो वो भी एक बड़ा कारण है जो ये उनके ऊपर, टीचरों के ऊपर ये हमला कर देते हैं। ऐसा करने से पहले बच्चों को अपने अपने ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपके पहले क्वेश्चन में ही बताया था कि टीचरों का आपसे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं होता, केवल ये होता है कि आप एक अच्छी जगह चले जाएं या कुछ बन जाए हम, या कुछ कर बन ले। जाएं आप। तो केवल यही एक्सपेक्टेशन होता है, और उसके लिए वो अपना पूरा निछावर करता है, अपना समय, टाइम, अपना माइंड, क्योंकि वो आपके साथ इतना टाइम व्यतीत करता है। 8-10 घंटे तो ये actually। बच्चों को भी समझना चाहिए, और अगर वो ऐसा करते हैं तो मेरे हिसाब से वो एक बहुत ही गलत बात है। और फिर भी जब भी ऐसा देखें तो आप ज़रूर उसके सामाजिक परिवेश के बारे में देखें, उनके साथ के जो लोग हैं उनकी क्या मेंटल स्टेटस है वो हाँ देखने जी। की कोशिश करें, उनकी फैमिली से मिलें और उनकी फैमिली की अपब्रिंगिंग के बारे में देखें कि कैसे उसका परवरिश हुआ है जी जी। और क्या उसने सीखा है समाज से। सो सर बेसिकली इस चीज़ में एक छोटी सी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। जब बच्चे ऐसा करते हैं, जैसे मैंने बताया कि वीडियोस में भी और आजकल तो आपको पता सर हो रहा है। जी। सो सर इसका सॉल्यूशन क्या है? जैसे आपने बताया कि हम उनके अपब्रिंगिंग बारे में पता कर सकते हैं। इसके अलावा सर मुझे लगता है कि एक गैप होता है, जैसे टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में, वी कैन से दैट। सर उस गैप को भर सकते हैं हम, या फिर कोई ऐसा सॉल्यूशन हो कि आगे जाके ये चीज़ें होना थोड़ी कम हो जाए। सर कोई सॉल्यूशन? देखिए, इसका सल्यूशन केवल एक ही है, और इसका सल्यूशन केवल है काउंसिल। मार से और डांट से किसी चीज़ समस्या का समाधान नहीं होता है। बिल्कुल सर। और कोई अगर ऐसा एक्शन कर रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी। ऐसे कोई बेवफा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पर कमी रह गई, और उस बच्चे को हमेशा काउंसिल करना है, उसको सही रास्ता आपको दिखाना है, उसको एक क्लियर पिक्चर दिखानी है उसके लाइफ की, जी कि जो वो कर रहा है या जो वो फ्यूचर में करेगा जी। उसका कितना नुकसान उसके जीवन पे पड़ेगा। क्योंकि कोई भी मनुष्य जीवन में वो अकेला नहीं है, उसके पीछे उसकी पूरी फैमिली होती है। तो आप अगर कुछ ऐसा एक्शन करते हो तो पूरी फैमिली Affect उसके होगी। पीछे सरवाइव करती है। तो ये काउंसिल के थ्रू हो सकता है, जो हम टीचर लोग हमेशा करते ही। मतलब सर वही है कि बेवफाई भी अपना ही करता है। जी। जैसे कि आप फिजिकल एजुकेशनिस्ट है, हम तीनों यहाँ पर एक फिजिकल एजुकेशनिस्ट है, फिटनेस प्रोफेशनल्स भी होते हैं। कई लोग रिक्रिएशन स्पोर्ट्स परफॉर्म करते हैं, प्ले करते हैं अपनी फिटनेस और हेल्थ के लिए। पर सर आप उन लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जिन्होंने आज तक भी कोई एक स्पोर्ट नहीं खेला, फिजिकल फिटनेस नहीं किया? बेसिकली आज के ज़माने में फिजिकल फिटनेस और हेल्थ पे सबसे जो बड़े चैलेंजेस है आपके हिसाब से क्या है, और हम उनको कैसे काउंटर कर सकते हैं? देखिए, जो आप ये बात कर रहे हो कि कुछ लोगों ने स्पोर्ट्स नहीं खेला या फिजिकल फिटनेस नहीं किया, ये हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है, और जिसके महत्व को हम लोग समझ नहीं रहे हैं। आप कोई भी रिसर्च उठा करके देखिए, इंडिया में सबसे ज़्यादा यूथ हमारे पास, अरे मीन्स वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूथ हमारे पास है, और सबसे ज़्यादा यूथ होने के बाद almost 30% of child suffering from one of the disease which is obese। क्यों? क्योंकि हमारा परिवेश ही ऐसा हो चुका है, जिसमें अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की ब्रेकफास्ट की। आज ब्रेकफास्ट में लोग पिज़्ज़ा खाते हैं। हाँ, ये तो है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारी 30% जनता जो है वो ओबीज हो चुकी है, जो भारत के किसी काम
उतना एफर्ट नहीं कर सकती, एक बर्डन है। देखिए ये जो जितनी Burden तो है। बीमारियां होती हैं उसके लिए गवर्नमेंट को बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने पड़ेंगे, उनको ठीक करने के लिए बहुत मशीनरी लगेगी। और अगर आप फिट हो तो आपके लिए कुछ ज़्यादा मशीनरी की ज़रूरत नहीं है। एक स्पोर्ट्स पर्सन ही जब बीमार हो जाता है तो उसके पीछे कितनी मशीनरी लग जाती है। ये तो है। तो ऐसा एक पूरे वर्ल्ड देश के लिए सोचेंगे तो कितना वो है। मेरा ये मानना है कि सभी को कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते रहना चाहिए। अगर आप अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम 30 मिनट 25 मिनट वॉकिंग तो कर ही सकते हैं। ये तो कम से कम हम अपना एक एक्टिविटी तो कर तो ही सर सकते हैं। वॉकिंग से मतलब वो बेनिफिट्स मिल सकते हैं? आपको उतने अच्छे बेनिफिट नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ ये ब्रिस्क वॉकिंग अगर आप करते हो तो आपको बेनिफिट अच्छे मिल सकते हैं। एक लंबे brisk टाइम walk तक का। आप सस्टेन कर सकते हो। हाँ, ब्रिस्क वॉकिंग का मतलब है कि आप हिंदी में अगर हम वैसे देखें देसी भाषा में तो तेज कदमों से जरा चलना स्टार्ट कीजिए और लगातार चलते रहिए, भगवान आपका जरूर साथ देगा। सर आपको वैसे मैंने जितनी बार भी देखा है डिपार्टमेंट की गेट से ग्राउंड तक ब्रिस्क वॉक ही करके आते हो। मैं बहुत तेज चलते एक्चुअली हुए मैं आते हो हाँ आप। आदत ही मेरी थोड़ी तेज चलने की है। तेज में चलता हूँ क्योंकि गिरते हैं घुड़सवारी मैदान जंग में, वो भला क्या गिरे जो घुटनों के बल चला करते नहीं सर, इंडीड। हैं। सो गाइस आपको सर के कपड़े चेंज लग रहे होंगे। सर अभी प्रैक्टिकल क्लास लेके आए हैं तो आपको पता है स्वेट आ जाता है, तो ऑफ कोर्स उन्होंने बात लिया एंड चेंज करके आए हैं। तो अब दोबारा हम स्टार्ट करते हैं। सर मेरा आपसे क्वेश्चन था, वैसे मुझे लगता नहीं कंट्रोवर्शियल है पर लोग उसे बना देते हैं। अब जैसे मैं भी कभी क्लास में होता हूँ या फिर कुछ बच्चे स्कूल में होते हैं तो ज़्यादातर को पता है बच्चे स्पोर्ट्स में होते हैं, किसी का फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है एंड कोई उसे अच्छे से पढ़ रहा है, तो दूसरे लोग होते हैं बच्चे होते हैं पूछते हैं कि यार इसमें ही पढ़ाई होती है या तुम्हारी क्लास भी होती है, तुम ग्राउंड के अलावा कुछ और भी करते हो और क्यों करते हो, मतलब इसमें पढ़ाई होती नहीं, उनको तो ये लगता है। तो सर ये ऐसा हो क्यों रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, या फिर बच्चों को इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है या ऐसा रीज़न है, आपको क्या लगता है? देखिए इसमें जो है वो समाज को इंफॉर्मेशन नहीं है, समाज इससे अभी अवेयर नहीं है। वो फिजिकल एजुकेशन को केवल स्पोर्ट्स से जोड़ता है, जबकि फिजिकल एजुकेशन उसके बियॉन्ड है। स्पोर्ट्स इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द फिजिकल एजुकेशन। समाज एजुकेटेड नहीं है, क्यों? क्योंकि समाज में हमने फिजिकल एजुकेशन को इतना महत्व दिया ही नहीं है। अगर आप हिस्ट्री से अगर आप चले आएंगे और आज़ादी के बाद कितनी सारी कमेटीज़ गवर्नमेंट ने फॉर्म की और उसमें ये बोला भी कि फिज़िकल एजुकेशन को एक पार्ट बना सकते हैं आप अपने एजुकेशन सिस्टम में, लेकिन फिज़िकल एजुकेशन कभी भी कंपलसरी पार्ट नहीं रहा एजुकेशन का, हमेशा ऑप्शनल के तौर पे उसे देखा गया। इस वजह से इसमें समाज की कोई गलती नहीं है, ये गलतियां मैं किसी की भी नहीं कहूँगा। हाँ जी। लेकिन जिनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने जिम्मेदारी निभाई नहीं, जिससे समाज अवेयर नहीं रहा। धीरे धीरे अब अवेयरनेस आ रही है, लोगों को अब फिज़िकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स का महत्व अब समझ में आ रहा है। आप अगर देखेंगे फ़िज़िकल एजुकेशन में पहले बहुत कम बच्चे अपना उसमें करियर बनाने आते थे। यस सर, एनरोल काफ़ी कम करते हैं। अगर आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को देखेंगे तो हार्डली 30 बच्चे 40 बच्चे हुआ करते थे। आज उसी सिस्टम में 100 बच्चे 150 बच्चे 200 बच्चे आ रहे हैं एक एक इंस्टीट्यूट में। वो इसलिए क्योंकि अब अवेयरनेस का स्कोप हो गया है और वी आर लिविंग इन इंफॉर्मेशन एज। तो अब सूचनाएं किसी से छुपी नहीं है, वैसे भी सूचना का अधिकार सभी को है। तो अब धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं, धीरे धीरे लोगों को अवेयरनेस आ रही है और ये जिम्मेदारी अब पूरी तरीके से फिज़िकल एजुकेशन प्रोफेशनल्स पर निर्भर है कि उन्हें बताना होगा कि फ़िज़िकल एजुकेशन का मतलब केवल ग्राउंड नहीं होता है। फ़िज़िकल एजुकेशन में रिसर्च होती है, फ़िज़िकल एजुकेशन में साइंस है, फ़िज़िकल एजुकेशन में बायोमैकेनिक्स है, फ़िज़िकल एजुकेशन में आर्ट है। तो एक कंप्लीट पैकेज ह्यूमन का फिजिकल एजुकेशन है। तो सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि जैसे कि आप देख रहे हो आजकल जो टेक्नोलॉजी है वो दिन ब दिन ग्रोथ करती जा रही है। हम सब ने बचपन में एक निबंध लिखा होता है हमेशा, विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो सर आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो टेक्नोलॉजी है वो फिजिकल एजुकेशन को इम्प्रूव कर रही है या फिर उसको डिग्रेड कर रही है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है, मतलब कई लोगों को ऐसा लगता है, उनका ये मानना है कि कई ऐसी चीज़ें टेक्नोलॉजी ने इतनी इजी कर दी है कि अब एथलीट पे या स्पोर्ट्स पर्सन पे वो स्ट्रेस नहीं आ पाता है, तो वो एक इतना इम्प्रूव नहीं हो पाता। और आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए टेक्नोलॉजी अगर देखा जाए तो सही में वरदान है,
एक ह्यूमन के लिए। अभिशाप तब हो जाता है जब हम पूरी तरीके से उसी पे डिपेंड हो जाएं और सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दें, तो वो हमारे लिए अभिशाप है। जैसे आप ये सोचिए कि अगर मैं सपने में सोच लूँ कि मैं रोज़ फिटनेस करूँगा और मैं सपनों पे छोड़ दूँ कि मैं फिट हो जाऊँगा, तो वो मेरे लिए अभिशाप हो जाएगा वो सपना। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी भी हमारे लिए वैसे ही है। टेक्नोलॉजी से बहुत सी चीज़ें ईज़ हुई हैं, बहुत ट्रेनिंग ऐसी हो गई है जिसमें आप थ्रू टेक्नोलॉजीज़ सेम एफर्ट का यूज़ करके अपने फिटनेस को, अपनी लेवल को बढ़ा सकते हो। आज से पहले आपके पास स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं, आप आज से पहले आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि एक आदमी बैडमिंटन में एक आदमी शटल को मार रहा है और वो लाइन पर गिरी है कि नहीं गिरी है और रेफरी का निर्णय ही अंतिम होता था। लेकिन आज वो उसके अगेंस्ट में कॉल ले सकता है और देख सकता है कि शटल उस लाइन पर गिरी है कि नहीं स्लो गिरी है। मोशन। स्लो मोशन, राइट। सो ये टेक्नोलॉजी वरदान हुई ना, क्योंकि हो सकता है उसके लिए गलत पॉइंट उसको मिल गया हो। ऐसे सारे स्पोर्ट्स में है, मैं एक स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे स्पोर्ट्स में है। इसी तरीके से आपके फिटनेस इंडस्ट्रीज में भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ की वजह से हेल्प हुई है। आज हम जीपीएस सिस्टम के थ्रू एक एथलीट की ट्रैकिंग कर सकते हैं कि कितना एफर्ट वो लगा रहा है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी है जिसमें हम मसल्स की फोर्स को, जनरेशन को देख सकते हैं कि एक इवेंट में वो कितने फोर्स को, किस मसल्स में कितना फोर्स वो अप्लाई कर रहा है। तो टेक्नोलॉजी हमारे लिए वरदान है और स्पोर्ट्स की फील्ड के लिए तो बहुत ही वरदान है। ये अभिशाप तब हो जाता है जब हम पूरी तरीके से उसी के ऊपर डिपेंड हो जाएं। ये तो है सर। टेक्नोलॉजी आपको बढ़िया बना सकती है, लेकिन जब आप उसके साथ कदम से कदम मिला के चलें। जैसे ही आप कदम आगे या पीछे करेंगे, टेक्नोलॉजी आपके लिए अभिशाप हो जाएगी। बिल्कुल सर। मेरे को ना आपसे एक चीज़ पूछनी थी और मुझे लग रहा है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड भी नहीं है, बट लेकिन अब तक के होने वाले सारे ओलंपिक से रिलेटेड है, इवन सारे खिलाड़ियों के लिए है। क्योंकि सर स्कूल में मैं भी रहा हूँ, आप भी रहे हैं, ऑफ कोर्स आप, हम सब रहे हैं। सर आपको पता है कि जब हम 11 12 या फिर 9 10 क्लास में भी स्टैंडर्ड में होते थे, तो हमें मुश्किल से हफ्ते में, वीक में एक पीरियड मिलता था स्पोर्ट्स का, कोई भी गेम प्ले करने का, जिसमें हम फन एक्टिविटीज, रिक्रिएशन एक्टिविटी या फिर अपना पसंदीदा स्पोर्ट्स खेल सकते थे। पर उसको मैथ्स वाले टीचर या फिर इंग्लिश वाले टीचर अपना सिलेबस पूरा करने के लिए ले जाया करते थे। एंड सर मुझे ये चीज़ फील होती है कि वो जो पीरियड उनका लेके जाया जा रहा था, वो एक अच्छा एथलीट इंडिया को या फिर दिल्ली को दे सकता था, वो बन सकता था ऑफकोर्स। तो सर ये चीज़ भी इम्पैक्ट पड़ रही है। एंड उसके बाद गवर्नमेंट ऑफकोर्स इंडिया के हर इंडिविजुअल एक्सपेक्ट करता है कि हमारे मेडल क्यों नहीं आ रहे। बिल्कुल। एंड पेरेंट्स भी होते हैं, हर पेरेंट्स अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में एनरोल कराना पसंद नहीं करता। सर मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा इसका रीज़न क्या है, ऑफकोर्स हम सबको रीज़न पता है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि अच्छा बंदा फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग रहे। हम सारी चीज़ से ओवरकम कैसे करें, फैमिली को समझाएं, गवर्नमेंट को समझाएं, किसी को समझाएं? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए, एक सोसाइटी में हमारे एक कोट चलता था, पहले फ्रेज चलता था जी। कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे होगे खराब। बिल्कुल सर। ये सोसाइटी की मनोदशा दिखाती है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। केवल मतलब है कि आपकी पढ़ाई लिखाई ही सब कुछ है। अगर आपको अपने जीवन में कुछ अच्छी सफलता पानी है तो केवल पढ़ना लिखना है, और जब भी आप खेलो कूदोगे तो खराब हो जाओगे। आज का परिदृश्य थोड़ा सा बदल चुका है। आज के परिदृश्य में पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे शबाब, ऐसा हम कुछ कह सकते हैं। जी सर। क्योंकि खेल कूद में अब आप सभी एथलीट को अब एडमायर किया जाता है। इसमें हमारी कुछ पिछली सरकारों की भी गलतियां रही होंगी, जिन्होंने फिज़िकल एजुकेशन को एक कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं बनाया और फिज़िकल एजुकेशन को एक एजुकेशन सिस्टम में मेन स्ट्रीम पर लेकर के नहीं आए। अब कई सारी कमिटीज़ ने रिकमेंड किया था कि एटलीस्ट वीक में 2 आवर्स फिज़िकल एजुकेशन होना चाहिए, और धीरे धीरे अब वो धरातल पे आ रहा है। अब 2 घंटे की क्लासेस फिज़िकल एजुकेशन के स्कूलों में अब स्टार्ट हो चुकी हैं और लोग अब फिज़िकल एजुकेशन को भी उतना महत्व देते रहे हैं। बदलेगा, समाज बदलेगा। जो पुरानी कुरीतियाँ चली आ रही हैं उसको बदलने में तो थोड़ा समय तो लगता ही है। बिल्कुल सर। क्योंकि बात मैं कर रहा हूँ आज़ादी के समय की, तो तब से जब बात निकली है तो कहीं ना दूर तलक तो जाएगी, और अब समय बदल रहा है। और अब आप भविष्य में ज़रूर देखेंगे
कि जो एक्सपेक्टेशन करते हैं समाज के लोग अपने एथलीट से, हाँ जी सर। एथलीट भी उस पर कामयाब होगा। पहले एक समाज में था कि उनके बच्चे पढ़ लिख करके केवल या तो डॉक्टर बन जाएं या इंजीनियर बन जाएं या फिर वो आईएएस बन जाएं या पीसीएस बन जाएं। किसी पेरेंट्स ने अपने बच्चे के लिए नहीं सोचा। जो फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स हैं केवल वही सोचते थे, बाकी किसी ने नहीं सोचा कि मेरा बच्चा बड़ा होकर के शूटर बनेगा या मेरा बच्चा बड़ा होकर के रेसलर बनेगा या ये ऐसा कुछ होगा। लेकिन अब समाज में धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं और सरकारों का भी अब सहयोग मिल रहा है, जिससे फिजिकल एजुकेशन को प्राइमरी सब्जेक्ट माना जा रहा है और स्कूलों में इसका इंट्रोड्यूस हो चुका है और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी चल रहे हैं कोर्सेस। तो धीरे धीरे बदलेगा, जो कई सालों की गलतियां हैं वो सुधरते सुधरते सुधरेंगी। तो सर जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स के बारे में है कि जैसा आपने देखा कि पाकिस्तान के एथलीट से अभी नीरज चोपड़ा जी हार गए, सिल्वर आया उनका, तो उनको सोशल मीडिया पे इतना बैकलैश मिल रहा है। और वहीं पे लास्ट ओलंपिक्स में जब उनका गोल्ड आया था तो उनको एक गॉडली फिगर की तरह देखा जा रहा था, तो इस पे आपकी क्या टिप्पणी होगी? क्वेश्चन आपका अच्छा है। ये समाज की मनोदशा दिखाता है क्वेश्चन आपका। एक्चुअली क्या है कि स्पोर्ट्स से हर आदमी का इमोशनली जुड़ाव हो जाता है। बिल्कुल सर। और वो हमेशा अपने एथलीटों को टॉप लेवल पे ही देखना चाहता है। लेकिन खेलों में हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हर एक खिलाड़ी हमेशा एक टॉप लेवल पर बना रहे। कभी उतार चढ़ाव होते हैं। और आपने जो बोला कि नीरज चोपड़ा जी हार गए, हारे नहीं, वो भी जीते हैं। हाँ। वो पहली पोजीशन की जगह दूसरे पोजीशन पे आए। एग्जैक्टली। अंतिम समय पे उनसे कुछ चूक हो गई होगी और उन्होंने उतनी दूरी तक नहीं फेंक पाए जो पाकिस्तान के एथलीट ने कारनामा किया। और यहाँ पर एक जो एलिमेंट आया है वो पाकिस्तान का है। पाकिस्तान से हार गए, ये स्टेटमेंट गलत है कि पाकिस्तान से हार गए। उन्होंने एफर्ट अपना पूरा लगाया और देश का नाम ऊंचा किया है, रोशन किया है। और जो लोग भी उनको ट्रोल कर रहे होंगे या जो लोग उनके बारे में गलत बोल रहे हैं, मैं उनसे केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि कभी उतनी देर दूर भाला फेंक करके तो देखिए। उतनी दूर भाला फेंकने के लिए इंसान कितने मेहनत और पसीना बहाता है, तब उस लेवल तक जाता है। बिल्कुल सर। और उन्होंने वो मेहनत की और भारत को सिल्वर पदक दिलाया है। ये भी अपने आप में सर ऊंचा करने वाली बात है, फ़ख्र की बात है। जो गलतियां इस समय रह गई होंगी वो उनके कोच और उनके जो सपोर्टिंग स्टाफ हैं, डेफिनेटली वो लोग उस पर काम कर रहे होंगे और अगले सीज़न में उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। आदमी अपनी गलतियों से ही सीखता है। बिल्कुल सर। और जितने भी भारत के लोग हैं, मैं उनसे यही चाहूँगा कि भाई वो उनका समर्थन करें। ये बात ये नहीं है कि वो पाकिस्तान से हार गए, कोई भी खिलाड़ी ऊपर और नीचे हो सकता है, लेकिन उन्होंने अपना पूरा एफर्ट 100% का दिया हुआ है, जो उनके एक्शन से देखने में लग रहा था। बिल्कुल सर। और सिल्वर पदक भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। लाइफ में बड़ी मुश्किल से सिल्वर पदक आता है। जी सर। जी सर, एक चीज़ काफ़ी टाइम से पता करनी थी मुझे, क्योंकि मैं पता कर नहीं पा रहा था। मैंने स्कूलों में देखा, कॉलेज में भी देखा है, बच्चे पढ़ते ही हैं, टाइम नहीं मिलता काफ़ी को। बहुत सीधी बात पूछ रहा हूँ, टाइम नहीं मिलता इन लोगों को। और एक्सरसाइज के बहाने 10 होते हैं, वर्कआउट नहीं कर पाते हैं और कहते हैं मोटिवेशन नहीं आ रहा। सर, करा क्या जाए इस चक्कर में, क्या करे इंसान? देखिए, ये जो आप बोल रहे हैं कि समय नहीं मिलता है और बच्चे फिटनेस नहीं कर पाते हैं, लाइक स्टडी ज़्यादा लगती है और उनको। स्टडी ज़्यादा कर रहे हैं। देखिए, अपने लिए तो समय आपको खुद निकालना होगा। एक हमारी तरफ बड़ा अच्छा कोट चलता है और वो फ्रेज़ ये है कि बिना खुद के मरे स्वर्ग कोई देख नहीं सकता। तो अगर आपको फिटनेस अगर आपने नहीं किया तो फिर आपको बेनिफिट मिलेगा नहीं, मरना पड़ेगा आपको, तभी आपको स्वर्ग देख पाएंगे। जी सर। तो जो ये कहते हैं, जो ये बहाना बनाते हैं कि मुझे समय नहीं मिलता, तो 24 घंटे में आप अपने लिए 1 घंटे तो निकाल ही सकते हैं और समय बिल्कुल ही निकालने से निकलता है। और मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा, अगर आपके पास समय नहीं निकल रहा है तो हमेशा एक लाइन याद कीजिए कि हेल्थ ही वेल्थ है। अगर आपकी शरीर अच्छी होगी तभी आपके पास सारे धन आएंगे,
क्योंकि आप कमाने के लिए अगर बाहर जा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, कमाना मीन्स पैसे से मतलब नहीं, कमाना मतलब ज्ञान को भी अर्जित करना है। जी सर। लेकिन जिस दिन आपको बुखार होगा उस दिन आप ज्ञान अर्जित नहीं कर पाओगे, उस दिन आपको सोने का ही मन करेगा। तो हेल्थ ही वेल्थ है। ऑफ कोर्स और ये कोरोना ने हमें बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। सिखा जिसने दिया। अपने जीवन में कभी भी योगा तक नहीं किया होगा, मैंने देखा कि लोग अनुलोम विलोम और कपालभाति के बारे में जान गए, जिन्होंने उससे पहले उनके बारे में सुना भी नहीं होगा। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि रोज़ अपने एक पेपर में ज़रूर लिख लें कि हेल्थ इज़ वेल्थ, और उसे रोज़ देखें। अगर उससे भी मोटिवेशन नहीं मिलता है तो बहुत सारे तरीके हैं। मोटिवेशन के लिए सेल्फ डिज़ायर होना बहुत ज़रूरी है। कोई आपको मोटिवेट उतना नहीं कर पाएगा। एक घोड़े को कुएं तक आदमी ले जा सकता है, लेकिन पानी पीना ना पीना ये उसके घोड़े के ऊपर। इच्छा पर निर्भर करता है। बिल्कुल सर। मतलब बस करना हमें ही है, करना हमें। चाहे फिजिक को देखे हाँ। कि हाँ एटलीस्ट जी इसको मेंटेन करना है या जी। इससे काम करना है। जी। बिल्कुल सर। सो सर आज आपने हमें काफ़ी सारी जानकारी दी। एंड सर मैंने एक चीज़ भी नोटिस करी है कि आपकी हिंदी में कमांड बहुत अच्छी है, जो कि मुझे और हम सबको बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग इतनी नहीं है। एंड पोस्ट कार्ड्स में सर आपके साथ बहुत मज़ा आया, मजाक से हट के काफ़ी चीज़ें आपने हमें बताई जो कि हमें नहीं पता थी, इवन ऑडियंस को नहीं पता थी। एंड नेक्स्ट टाइम हम आपसे दोबारा मिलेंगे एंड कोशिश करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आने की। सो अभी पॉडकास्ट को यहीं पे हम डन करते हैं। पर इससे पहले सर मैं चाहूँगा कि आप कोई ऐसा हमें चीज़ बताएं कि जो आप बहुत टाइम से चाहते थे कि हमें कुछ बताना जो हमारे आगे काम आए और ऑडियंस से काम आए। देखिए, जैसे मैंने आपने जो पहला क्वेश्चन पूछा था और मैंने आपको बताया था कि क्रिकेट मेरा पहला प्यार है और फिज़िकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स सब मेरा प्यार है, और मैं उसी के कंटेस्ट में ही आगे बढ़ा रहा हूँ। इसको उसी के पर्सपेक्टिव से सोचिएगा, उसी के बहाव में ही सोचिएगा। बिल्कुल सर। केवल 4 लाइनें आपके लिए बोलना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से ये बात पूरे आपके दर्शकों तक ज़रूर पहुँचेगी, और उन तक भी पहुँचेगी जो स्पोर्ट्स में हैं, फिज़िकल एजुकेशन में हैं, जो फिटनेस इंडस्ट्रीज़ में हैं, जो अपना करियर बनाना चाहते हैं। हाँ जी सर। मैं उनके लिए बस यही कहना चाहूँगा, देख तेरे प्यार में क्या क्या बन गए, पहले थे सुर्खियाँ अब खबर बन गए। क्या बात है। क्या बात है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।